मोदी जी जीत कर भी हार गए और राहुल गांधी हार कर भी जीत गए। इस वक्त जितना जश्न कांग्रेस के कार्यकर्ता मना रहे हैं, इतना जश्न तो मोदी जी को इतनी सारी सीटें मिलने के बाद उनके अपने समर्थक नहीं मना रहे हैं। वक्त बदल चुका है। राहुल गांधी को अब उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम सरकार में जरूर आएंगे। अगर आज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग मोदी का साथ देकर उनकी सरकार बनवा देते हैं तो ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मोदी जी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसी बैसाखियों के साथ ही अपनी सरकार को आगे चलाना पड़ेगा। अब अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी आगे नहीं चल पाएंगे और ये बैसाखियां हैं, ये कभी भी टूट सकती हैं। राहुल गांधी को पूरी उम्मीद है कि आज नहीं कल हम सरकार में ज़रूर आएंगे और अब वो वक्त नहीं रहा प्रधानमंत्री मोदी का जो पिछले 5 साल में गुजरा है। इसीलिए कांग्रेस के लोग बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाने वाली बात भी है क्योंकि कांग्रेस 99 सीटें लेकर आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो परफॉर्मेंस की है इंडिया गठबंधन ने, वाकई में सबको हिला कर रख दिया है। देर रात तक काउंटिंग हुई है। आइए आपको पहले आंकड़े बता देता हूं, उसके बाद मुसलमानों की भी बात करूंगा। मुस्लिम फैक्टर कहां कहां पर चला है, कितने मुस्लिम सांसद इस बार जीत कर संसद में जाने वाले हैं। मुसलमानों की बात करना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार 12 सीट जीतकर प्रधानमंत्री बनने के कगार पर हैं। पार्टियां उनके सामने घुटने टेक रही हैं। मुसलमानों ने ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक कि अपने आगे बड़ी से बड़ी पार्टियों को घुटने टिकवा दें। फिलहाल इस पर आगे बात करूंगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है। एनडीए को 290 सीटें मिली हैं, जो मैं आपको कल लगातार बता ही रहा था कि 290 से 95 के बीच में एनडीए सिमटेगा। 290 सीटें मिली हैं। 232 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में गई हैं और 17 सीटें अदर्स के खाते में गई हैं। ये जो अदर्स हैं, ये किसी भी पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़े थे, किसी भी पार्टी के निशान पर, जिसमें चंद्रशेखर राव भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और भी कुछ निर्दलीय लोग हैं। फिलहाल अब बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए 32 सीटों की ज़रूरत है और ये 32 सीटें जो हैं वो बीजेपी के एनडीए में शामिल हैं। अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार बना रही है। मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन लड़ा, उसी तरह से एनडीए गठबंधन लड़ा। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो बहुमत के आंकड़े को एनडीए गठबंधन पार कर चुका है, 290 सीटें हासिल कर चुका है। बहुमत के लिए 272 सीटें हैं। आराम से मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर आकर बात टिक जाती है। इतना आसान नहीं होता है बिना बहुमत के अपनी सरकार को अपनी मर्जी के मुताबिक चला पाना। बीजेपी जब 2019 में जीती थी तो उसने अपनी मर्जी के मुताबिक सभी पदों पर अपने बड़े बड़े नेताओं को बिठाया था। हालांकि उस वक्त भी कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार ही बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने खुद 272 का आंकड़ा छू लिया था। लेकिन इस बार 240 पर बीजेपी अटक गई है। तो अब बैसाखियों के सहारे ही बीजेपी को अपनी सरकार चलानी पड़ेगी और ये बैसाखियां कभी भी गिर सकती हैं। फिलहाल अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। आज शाम तक हो सकता है फाइनल हो जाए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किसको समर्थन दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, इसको 16 सीटें मिली हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू, उसको 12 सीटें मिली हैं। तो कुल मिलाकर ये 28 सीटें होती हैं। अगर ये दोनों पार्टियां बीजेपी से अलग हो जाती हैं, एनडीए को छोड़ देती हैं, तो 28 सीटें 294 में से एनडीए की कम हो जाएंगी और फिर बचेंगी एनडीए के पास, बीजेपी के पास 266 सीटें। 266 सीटों पर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी क्योंकि 272 सीटें चाहिए हैं बहुमत हासिल करने के लिए। अब इंडिया अलायंस की बात करें। इंडिया अलायंस कैसे बना सकती है अपनी सरकार इन दोनों को अपने साथ जोड़ने के बाद? 232 सीटें हैं, 28 इनकी आ जाती हैं, तब भी सरकार नहीं बन रही है। 260 सीटें हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों जो अदर्स हैं 17, उसमें से एक असदुद्दीन ओवैसी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और भी ऐसे लोग हैं जो इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। तो ये जो 17 सीटें हैं, इन 17 सीटों में से 12 सीटें इंडिया अलायंस को अपने साथ जोड़नी पड़ेंगी और इनको आराम से जोड़ा जा सकता है। तो अब किंग मेकर जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही हैं। अगर ये दोनों एनडीए को छोड़कर आ जाते हैं, आज सब क्लियर हो जाएगा, तो बीजेपी फिर अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया गया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है ना,
वो भी ज्यादा अच्छे से पसंद नहीं करते हैं बीजेपी को। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो अच्छी खासी बनती नहीं है बीजेपी से। मजबूरी में प्रधानमंत्री इनको अपने साथ शामिल करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को इन दोनों को साथ लेकर अपनी सरकार को चलाना इतना आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किलें सामने आएंगी प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये दोनों नेता जो है ना, ये अच्छे अच्छे को अपने आगे झुकवा देते हैं। आज शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि ये लोग किधर जा रहे हैं। वैसे हो सकता है कि ये लोग इंडिया अलायंस में पहुंच जाएं, क्योंकि इनको भी ये बात पता है कि अगर हम इंडिया अलायंस के साथ जुड़ेंगे तो वहां पर हमें इज्जत ज्यादा मिलेगी, पद अच्छा मिलेगा। और अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो यहां पर खुद इतने बड़े बड़े नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये लोग पैसे से हटकर इज्जत चाहते हैं तो शायद हो सकता है कि इंडिया अलायंस का साथ पकड़ सकते हैं। आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राहुल गांधी आज एक बैठक करने जा रहे हैं अपने सभी साथियों के साथ। क्या फैसला होता है? वैसे कांग्रेस में भी बड़े बड़े पुराने नेता हैं जिनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से। तो हो सकता है कि भाई अंदर अंदर कुछ मामला सेट कर लिया हो। जेडीयू के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं कि भाई हमारे जो नीतीश कुमार हैं वो प्रधानमंत्री बनने लायक नेता हैं। यार 12 सीट लेकर आया है बंदा, और किस्मत देखिए कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना बैठा है। किस्मत क्या, यहां पर उनके लोग उनके साथ हमेशा रहते हैं। 12 सीट जीतने वाले इंसान को प्रधानमंत्री की कुर्सी देने की बातें चल रही हैं, ऑफर दिए जा रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनने के। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को कहते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बन जाएगा मुसलमानों के दम पर? क्या असदुद्दीन ओवैसी किसी बड़े पद पर पहुंच जाएगा मुसलमानों का वोट पाकर? पहुंच जाता है इंसान। 12 सीट वाला जब प्रधानमंत्री की रेस में है, पार्टियां उसके सामने झुक रही हैं, तो इतने सारे मुसलमान जब देश के अंदर हैं, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को कुछ सीटें दिलवा कर असदुद्दीन ओवैसी को किंग मेकर नहीं बना सकते हैं? लेकिन जहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं उनको लताड़ दिया जाता है। एक सीट असदुद्दीन ओवैसी अपनी हैदराबाद वाली जीत गए हैं, वो हमेशा वो जीतते चले आए हैं। फिलहाल कुल मिलाकर 25 मुस्लिम सांसद इस बार संसद में जाने वाले हैं। 25 जीते हैं। यूसुफ पठान भी जीत गए, इकरा हसन भी जीत गई, और भी कुछ सांसद जो हैं उनकी लिस्ट में आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। 25 सांसद जीते हैं। 78 लोगों को टिकट दिया था मुस्लिम्स को, सभी पार्टियों ने। 25 सांसद जीतकर इस बार संसद में जाएंगे। ये बहुत कम आंकड़ा है। 1980 के दशक में तकरीबन 49 सांसद संसद में गए थे मुस्लिमों के, लेकिन अब आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन फिर भी भारत में जितना वोट मुसलमानों का है उस हिसाब से मुस्लिम सांसद संसद में नहीं पहुंचते हैं। आइए अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में 44 सीटें मिली हैं इंडिया गठबंधन को, 36 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। ये जो अयोध्या वाली सीट है ना, इसने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी को तो थी ही नहीं, साथ ही और भी जो बीजेपी के चाहने वाले हैं उनको तो उम्मीद थी ही नहीं कि अयोध्या जहां पर राम मंदिर बना है वहां के हिंदू बीजेपी को हरा देंगे। कल भी आपको बता चुका हूं, कई सारे लोगों ने अयोध्या वालों को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा, अयोध्या वालों के बारे में अजीब सजीब बातें कही। इनको आप लोग जानते होंगे, महंत राजू दास। ये भी काफी राजनीति में रहते हैं, महंत हैं लेकिन राजनीति में काफी ज्यादा हैं ये। इन्होंने कहा कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। भाई साहब, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां के लोगों के घर टूटे हैं, रोड चौड़े हुए हैं, बहुत सारी सुविधाओं के नाम पर घर टूटे हैं, उससे लोग वहां के नाराज थे। और जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे थे उनको तो लोग वहां के पसंद वैसे ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए अयोध्या के हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी को जिताया है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि बीजेपी ये जो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, इसकी सबसे बड़ी वजह यूपी ही रहा है। अगर यूपी में बीजेपी ने अच्छा किया होता तो शायद आज बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सरकार अब बैसाखी पर ही चलेगी, अगर बन जाती है, और ये बैसाखियां कभी भी टूट सकती हैं। ये बात हम सभी को अब अच्छे से समझ जानी चाहिए। जिस तरह से पिछले 5 साल में सरकार चलाई है मोदी जी ने, ऐसी सरकार वो आगे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अपनी मर्जी के मुताबिक हर कानून को बना देना, जैसा चाहे वैसा कर देना धौस के साथ, वो चीज़ें शायद आगे नहीं चल पाएंगी, क्योंकि सभी
पार्टियों जो गठबंधन में हैं, जिसके साथ सरकार बनाई जा रही है, उनकी भी हर मामले में रजामंदी लेना पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे वो पार्टियां कहेंगी हम जा रहे हैं, बैसाखी टूटेगी और सरकार भी गिर जाएगी। तो अब डर के साथ सरकार चलानी पड़ेगी। वैसे तो लग तो यही रहा है कि एनडीए की सरकार ही बनेगी। बहुत मुश्किल है कि अभी ये लोग टूट कर जाएं। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में टूट जाएं, लेकिन अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अब आने वाली जो रिपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट की होगी, क्योंकि कल से मैंने कोई भी रिपोर्ट आप लोगों को नहीं दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।